हेलो एवरीवन। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृतियों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है चौथा संशोधन, ऑप्शन बी पांचवा संशोधन, ऑप्शन सी 14वां संशोधन, ऑप्शन डी 16वां संशोधन। तो जो आपका विकल्प दिया है, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा उसका आप चयन कीजिए। क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ रीड कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। वीडियो को आप पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप रीड किया कीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और ऐसे ही विकल्पों का चयन कर देते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, उसके बाद ही आंसर दिया कीजिए। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा संशोधन और 14वां संशोधन। ये दोनों संशोधनों में अमेरिकी संविधान में विधायी और कार्यकारी कृतियों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स कि बी और सी। तो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन, अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन जो कि 1791 में हुआ था, और 14वें संशोधन जो कि 1868 में हुआ था। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन और 14वें संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृतियों की न्यायिक समीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में जुडिशियल स्क्रूटनी के नाम से जानते हैं, न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और इन संशोधनों के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि कानून की उचित प्रक्रिया के बगैर, दैट मीन्स कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में चलता है, तो कानून की उचित प्रक्रिया के बगैर किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इन संशोधनों में, दैट मीन्स कि पांचवी संशोधन और 14वें संशोधन में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, इन संशोधनों के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि कानून की उचित प्रक्रिया, दैट मीन्स कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ का विस्तार करते हुए यह व्यवस्था दी थी कि यदि कोई कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति पर अयुक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है, मतलब अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स लगाता है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जिसका जो अतार्किक है, जिसका कोई कारण नहीं है, तो वह संविधान के विरुद्ध होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अमेरिकी संविधान में पांचवी और 14वें संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृतियों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, ऑप्शन बी है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ऑप्शन सी है द मैन ऑफ द हॉर्स बैक, ऑप्शन डी है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स एशिया। और एक साइड आपके ऑथर दे रखे हैं पीटर एच मर्केल,
एसपी हटिंगटन, सैमुअल फाइनर, आरसी मैक्रिडिस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट मैच नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए, वीडियो को पॉज किया कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। ये एसपी हटिंगटन के द्वारा लिखी गई बुक नहीं है। बाकी आप जो देख रहे हैं पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये पीटर एच मर्कल के द्वारा लिखी गई बुक है। द मैन ऑफ द हॉर्स बैक सैमुअल फाइनर के द्वारा लिखी गई बुक है। और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स एशिया, ये आरसी मैक्रिडिस के द्वारा लिखी गई बुक है। तो बुक और उनके ऑथर से संबंधित क्वेश्चन आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन ए है प्रशासनिक विधि फ्रांस, ऑप्शन बी है न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है विधि का शासन इंग्लैंड। बताइए कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट मैच नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति, ये स्विट्जरलैंड में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। देखिए न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति का जो उपबंध है वो अमेरिकी संविधान की विशेषता है। दैट मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक फीचर है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति का जो प्रोविजन है वो अमेरिका में लागू है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघ सरकार की न्यायिक शाखा का सर्वोच्च अंग है। और इस सर्वोच्च न्यायालय में मूलतः 5 न्यायाधीश रखे गए थे, परंतु समय के साथ इनकी संख्या में भी बदलाव हुई है। 1869 के बाद आप देखिएगा तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 रही है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको जाता है? इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार वहाँ के राष्ट्रपति को जाता है, परंतु इसके लिए सीनेट का अनुसमर्थन जरूरी होता है। सीनेट क्या है? सीनेट अमेरिकी कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन के नाम से इसे जाना जाता है। सीनेट अमेरिका का जो लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है, उसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है अर्थात सीनेट, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो सद्व्यवहार के दौरान अर्थात ड्यूरिंग गुड बिहेवियर अपने पद पर बने रहते हैं। अर्थात यदि इन पर देशद्रोह, भारी भ्रष्टाचार, जघन्य अपराध या दुष्कर्म का आरोप हो तभी इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। अतः सामान्य परिस्थितियों में ये न्यायाधीश आजीवन अपने पद पर बने रहते हैं, परंतु यदि कोई न्यायाधीश कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो तो वह 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। ऐसी हालत में उसे आजीवन पूरा वेतन मिलता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? ऑप्शन ए है पोल बैरन, ऑप्शन बी है एडवर्ड सिल्स, ऑप्शन सी है जेम्स एस कॉलमैन, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेबर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैक्स वेबर ने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास, दैट मीन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट के रूप में की है। राजनीतिक विकास, जैसा कि लुसियन पाई द्वारा चर्चा की गई है, कि वह दृष्टिकोण है, राजनीतिक विकास ऐसा दृष्टिकोण है जो राजनीतिक विकास को संस्था निर्माण और नागरिकता विकास की प्रक्रिया के रूप में व्याख्या करता है। इस विचार में इसके समर्थकों में मैक्स वेबर और जोसेफ ला पालोम्ब्रा जैसे विद्वान भी शामिल हैं। और इस दृष्टिकोण में प्रशासनिक विकास
तर्क संगतता, धर्मनिरपेक्षता, कानूनी अवधारणाओं को मजबूत करने और मानवीय मामलों के क्षेत्र में तकनीकी और विशिष्ट ज्ञान की उन्नति के साथ जुड़ा है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राजनीतिक विकास में प्रशासनिक और विधिक विकास शामिल है। हालांकि इन दोनों में समानता स्थापित भी नहीं किया जा सकता, इन दोनों में समानता को भी स्थापित नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे अभिकथन ए और तर्क आर दिए गए हैं। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। अभिकथन ए है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है। तर्क आर है, आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभियान के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। कूट में दे रखा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर में लोकतांत्रिक प्रणाली दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन तर्क जो है वो पावर एलिट के बारे में बात करता है। अर्थात दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, लेकिन ए जो है, आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है, यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। ऑप्शन बी है, यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन सी है, नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। ऑप्शन डी है, लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स कि ए, बी और सी ये तीनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन डी इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। मैक्स वेबर सत्ता के वर्गीकरण तथा प्रशासन की गुणवत्ता की दृष्टि से नौकरशाही व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं और एक अच्छी नौकरशाही व्यवस्था के लिए मैक्स वेबर ने कुछ गुणों का होना आवश्यक माना है। जैसे कि नौकरशाही में के अंतर्गत उन्होंने कुछ गुणों को समावेशित किया है, जिसमें फर्स्ट होता है पदसोपान, सेकेंड होता है निर्व्यक्तिकता, थर्ड होता है अनामिता, फोर्थ है कार्य विभाजन, फिफ्थ है योग्यता पर आधारित चयन और सिक्स्थ है तटस्थता, सेवेंथ है नियम उन्मुखता, एट्थ है कार्यकाल की सुरक्षा, नाइन्थ है सवैतनिक और 10th है आधिकारिक रिकॉर्ड व्यवस्था इत्यादि। और मैक्स वेबर की नौकरशाही के सिद्धांत को यदि आप देखें तो वर्तमान समय में भी ये भारतीय नौकरशाही के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें निहित पदसोपान की व्यवस्था और नियम उन्मुखता के कारण नौकरशाही व्यवस्था में अनुशासन बना रहता है, जबकि योग्यता पर आधारित चयन और कार्यों का स्पष्ट विभाजन व्यक्तियों को कार्योन्मुख बनाता है और यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है, जहां आधिकारिक रिकॉर्ड की व्यवस्था के कारण उनके कार्यों की जवाबदेही तय की जा सकती है। वहीं संवैधानिक व्यवस्था और कार्यकाल की सुरक्षा उन्हें ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और इसके जो नौकरशाही के जो गुण है तटस्थता, अनामिता तथा निर्व्यक्तिकता, ये नौकरशाह को पक्षपात से बचाते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे इन सभी बातों को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए विकल्प में से सही कूट का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में आपको लेखक दिया हुआ है, सूची सेकेंड में उनकी कृति दी हुई है। तो आप इसका मैचिंग कीजिए कि कौन से लेखक, कौन से ऑथर किस बुक के साथ जुड़े हुए हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए रॉबर्ट डेहल किससे जुड़े हुए हैं? रॉबर्ट डेहल पॉलियार्की से जुड़े हुए हैं। इनकी जो कृति है वो है पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। ये याद रखिएगा, ये बुक कितने ही बार एग्जाम में पूछी गई है। एसएम लिपसेट का जो बुक है वो है पॉलिटिकल मैन। मैप नहीं होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इनका जो बुक है वो है पॉलिटिकल मैन होना चाहिए, पॉलिटिकल मैन। तो ये याद रखिएगा।
और जो स्मिथ कार्ल जो है वो जुड़े हुए हैं लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी से। तो ये जो है इसका करेक्ट मैच होगा फर्स्ट, और रोजर चार्ल्टन का हो जाएगा 4। तो ए का हो जाएगा 3, ए का सेकेंड और बी का है थर्ड। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी का फर्स्ट और डी का 4। तो ये इसका करेक्ट मैच होगा। यहाँ आप याद रखिएगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए पॉलिटिकल मैन, है ना। ये क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल मैन होना चाहिए, मैप नहीं होगा, मैन होगा इसके स्थान पर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है एसर्शन और रीजन का। फिर से क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। अभिकथन ए में दे रखा है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। तर्क आर है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। कूट में दे रखा है, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। बताना है आपको कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप पढ़े होंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है, आप पढ़े हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बताइए इसके क्या फीचर होते हैं। अगर आप इसके फीचर को, बेसिक फीचर को समझते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए अभिकथन दे रखा है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए अस्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। और तर्क दे रखा है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है, मतलब शक्ति एक स्थान पर केंद्रित होती है। ये जो है वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है। तो बताइए कि क्या इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा कोड हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दैट मीन्स कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि ऊपर में बात किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए अस्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। पूर्ण कार्यकाल के लिए क्या है? अस्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। लेकिन नीचे बात किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका जो है, दैट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ना उसे विधानमंडल अपने पद से हटा सकता है। आपको ये बात याद रखना है। परंतु राष्ट्रपति को निश्चित अंतराल के बाद समूचे निर्वाचक मंडल का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है। अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा देश है? तो अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन पद्धति है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि इसके अन्य उदाहरण आप देख लीजिए, इसके अन्य उदाहरण को आप देखेंगे तो वो अमेरिकी प्रणाली के अनुकरण मात्र है। जैसे कि फिलीपीन गणराज्य को देख लीजिए, लाइबेरिया को देख लीजिए आप। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देश जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली को फॉलो करके चलते हैं। और इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल के विश्वास पर आश्रित नहीं होते। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन की स्थिरता बनी रहती है, ये बिल्कुल सही बात है, और कार्यपालिका और विधानमंडल नियत समय तक निश्चित होकर अपनी योजनाओं और नीतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। फ्रांस की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आप देखिएगा कि फ्रांस में क्या है, फ्रांस में आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फ्रांस का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें शासन की घोर अस्थिरता के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा होती है।
लेकिन वैसी कठिनाइयां आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत जितनी भी कार्यकारी शक्ति है, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथों में रहता है, अनेक मंत्रियों अनेक मिनिस्टर्स के हाथ में नहीं रहता है। और वो एक व्यक्ति कौन होता है? उस देश का राष्ट्रपति। इसलिए इसमें आवश्यक निर्णय तुरंत किए जाते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में क्रांति दे रखा और सूची सेकंड में आपको दिया हुआ है कि ये क्रांति का संबंध किसके साथ है। तो इस्लामिक क्रांति, रूसी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, अति नैतिक क्रांति। तो मैच कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको मैच करना चाहें, भले ही आपको कुछ पता हो ना हो, लेकिन आपको रूसी क्रांति जरूर पता होगी। रूसी क्रांति आपको जरूर पता होगा, गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में आपको जरूर जानकारी होगी। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके बारे में आपको जरूर जानकारी होगी। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। वीडियो को पॉज किया कीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पहले। बताइए। देखिए, जो रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। आपको मैं बता दूं कि रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात आपको पता होगा। और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1917 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये तो इजी है। बी का फर्स्ट, आप देखिए बी का फर्स्ट कहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है आप समझ लीजिए। बी का फर्स्ट कहाँ पे है? जैसे आपको एक का सिर्फ करेक्ट मैच मालूम है कि रूसी क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। तो बी का फर्स्ट आपको कहाँ नजर आ रहा है? कोड में आप देखिए, तो बी का फर्स्ट सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी देख लीजिए आप, इस्लामिक क्रांति का संबंध जो है वो ईरान में चलाया गया एक आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए ये किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है इसके अंतर्गत, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुई थी? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी 1688 में। ये भी बात आपको याद रखनी है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी 1688 के दौरान। अति नैतिक क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन डी। तो देख लीजिए, चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की यह क्रांति है। तो बाकी सब ऑप्शन को भी आप ध्यान में रखेंगे, तो ऑप्शन ए इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिकीकरण को सामान्यतया निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? मॉडर्नाइजेशन को आप किसके साथ जोड़कर देखते हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमीकरण, ऑप्शन बी है यूरोपीयकरण, ऑप्शन सी है राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, ऑप्शन डी है औद्योगिकरण। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दैट मीन्स कि ए बी सी डी ये चारों सही हैं। आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय और औद्योगिकीकरण, इन सभी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, इनके सदृश माना जाता है। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण शब्द एक प्रक्रिया का बोध कराता है, और आधुनिकीकरण से तात्पर्य सतत एवं लगातार होने वाली क्रिया से है। साथ ही आप आधुनिकीकरण को एक विस्तृत प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। आधुनिकीकरण शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम पश्चिमी समाजों से प्रारंभ हुआ है, और तत्कालीन यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण पश्चिमी समाजों में तीव्र परिवर्तन स्पष्ट होने लगे। इससे समाज में भिन्नता दिखाई देने लगी। एक तरफ परंपरागत समाज था और दूसरी तरफ वे समाज थे जिनमें परिवर्तन हो रहे थे, और आधुनिक समाज के कई रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहे थे। इस स्थिति ने आधुनिकीकरण को जन्म दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऑप्शन ए है, समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। बी स्टेटमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। सी में है, मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। और डी है, मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉरपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मीडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए। देखिए स्टेटमेंट क्या क्या दे रखा है। और ए में दे रखा है, समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है? आपको ऐसा लगता है? तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी में दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में दे रखा है, मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। मीडिया जो है वो सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। क्या ऐसा है? मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है? तो ऐसा नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉरपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहता है। ये स्टेटमेंट राइट है। ये स्टेटमेंट राइट है। तो ए बी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जिन साधनों का प्रयोग कर बहुत से मानव समूहों तक विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को हम संप्रेषित करते हैं, उन्हें हम जन संचार माध्यम या मीडिया कहता है। मीडिया किसे कहा जाता है? मीडिया उन्हें कहा जाता है जिन साधनों का प्रयोग कर हम मानव समूहों तक अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को संप्रेषित करता है। मीडिया जो शब्द है वो मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया जो शब्द है वो मीडियम शब्द का बहुवचन रूप है, प्लुरल फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। जिसका क्या अर्थ होता है? माध्यम। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची सेकेंड में अवधारणा है। तो आप करेक्ट मैच इसका कीजिए कि क्या होगा इसका सही मैचिंग। डाइसी दिया हुआ है कि ये जुड़े हुए हैं किससे? एसपी हटिंगटन, आलमंड और मैरी बनाम मेडिसन। तो बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। एक का करेक्ट मैच आपको अगर मालूम रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको इतना पता होगा, जो एवी डाइसी है वो विधि के शासन के साथ जुड़े हुए हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ जुड़े हुए हैं। और रूल ऑफ लॉ जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है भारत में। रूल ऑफ लॉ को भारत में अप्लाई किया गया है, वो इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। विधि का शासन या आप इसे कानून का शासन कह सकते हैं। और जो एवी डाइसी है वो विधि के शासन से जुड़े हुए हैं। तो ए का 4 आप देखिए किस ऑप्शन में है। ए का 4 किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो ऑप्शन ए में आपको नजर आ रहा है, ए बी सी डी। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब ए का 4, बी का 3। एसपी हटिंगटन जो है वो जुड़े हुए हैं राजनीतिक क्षय, दैट मीन्स कि पॉलिटिकल डीके के साथ। आमंड जो है वो जुड़े हुए हैं अप्रत्याशित हित समूह के साथ। और ऑप्शन डी मैरी बनाम मेडिसन जो है वो जुड़े हुए हैं न्यायिक समीक्षा के साथ, जुडिशियल रिव्यू के साथ। ये मैरी बनाम मेडिसन जो है वो एक न्यायिक समीक्षा के साथ, दैट मीन्स कि जुडिशियल रिव्यू के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि मैरी बनाम मेडिसिन ये एक प्रकार का मुकदमा है, एक प्रकार का केस है जो 1803 में चलाया जा रहा था और ये न्यायिक समीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है।
दैट मीन्स कि जुडिशियल रिव्यू के साथ जुड़ा हुआ है। मैरी बनाम मेडिसन 1803 के मुकदमे में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया था और इस मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 1789 के न्यायिक अधिनियम को, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने पारित कर रखा था, संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हों, तथा यह जो वीडियो है वो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।